तो हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से डरे होंगे। और क्योंकि ये क्लास 9th है और आपके सर के ऊपर हाफ एयरली का फोबिया छाया हुआ है कि कैसे हमारा चैप्टर 2 खत्म होगा, तो फिकर नॉट, हम इस क्लास में चैप्टर को खलास करने की कोशिश करेंगे और एक ही लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और ये उम्मीद करेंगे कि आप इस एक चैप्टर से जितने नंबर आपके एग्जाम में आए आप उसको अच्छे से पास आउट करें, अच्छे से नंबर को गेन करें और जितने भी क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सकें। तो चलिए मेरे बच्चों, हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं और इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने के बाद इस चैप्टर को समझते हैं कि हमारे इस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उस सारे चैप्टर को कवर अप करने के बाद हम अपने चैप्टर को खल्लास करेंगे और खल्लास करने के बाद आप अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छे से इसके नंबर को गेन कर पाएंगे। तो मैं मुस्तफा अनवर एक बार फिर से आपके सभी इसके सामने हाजिर हूं, एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ, इस मैटर अराउंड अस प्योर को लेकर के। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बिना देर किए हुए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो मेरे बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझाने की कोशिश करता है। मतलब कि मैटर आपका केमिकल बेसिस पे कितने टाइप में टूटा हुआ है। क्योंकि हमारा जो पहला चैप्टर था उस चैप्टर में हमने फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को समझा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझा, लेकिन वो सारी प्रॉपर्टीज, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल स्टेट को समझा था। इस चैप्टर में हम इसके केमिकल पर्सपेक्टिव को समझेंगे कि हमारा मैटर केमिकल पर्सपेक्टिव से कितने टाइप में बटा हुआ है, हर टाइप का इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है। तो चलिए मेरे बच्चों, हम इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हमारा मैटर जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म में होता है, कितने टाइप में हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो देखो मेरे बच्चों, आई होप आपने देखा होगा कि जो हमारा मैटर है, मैटर में कितने फेज होते हैं, मैटर के कितने स्टेट होते हैं। आई थिंक बहुत सारे स्टेट होते हैं, लेकिन मेनली जो स्टेट होता है वो होता है आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है मेरे बच्चों, ये केमिकली पर्सपेक्टिव से दो टाइप में डिवाइड होता है। इसका मतलब पहला जो डिवाइड होता है मेरे बच्चों वो प्योर सब्सटेंस के नाम से डिवाइड होता है। इसका मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ केमिकली पर्सपेक्टिव मैटर बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू फिनोमेना, टू टाइप्स ऑफ, कह सकते हैं टू टाइप्स ऑफ में डिवाइड होता है। पहला जो होता है बेटा इसका प्योर सब्सटेंस होता है और जो दूसरा होता है इसका इम्प्योर सब्सटेंस होता है। मैटर दो तरह का से टूटता है, एक होता है प्योर सब्सटेंसेस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो मेरे बच्चों, ये जो प्योर सब्सटेंसेस होता है इसका मतलब क्या एनसीईआरटी ने डिफाइन किया है। अ प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस इन विच इन विच इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑल पार्टिकल्स ऑल पार्टिकल्स आर सेम ऑल पार्टिकल्स आर सेम। इसका मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं इसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, इसीलिए इनको प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, तो इम्प्योर का मतलब ही होता है कि जो प्योर ना हो। इट मीन्स इम्प्योर सब्सटेंस इज अ टाइप ऑफ सब्सटेंस इन विच इन विच इन विच ऑल पार्टिकल्स all particles all particles are not same are not same। जो सारे पार्टिकल्स सेम नहीं होंगे तो मेरे बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इम्प्योर सब्सटेंस। तो हमारा मैटर ऑन द केमिकली पर्सपेक्टिव दो टाइप से टूटता है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। तो मेरे बच्चों, ये जो प्योर सब्सटेंस होता है ये भी दो टाइप में टूटता है। पहला होता है एलिमेंट्स और दूसरा होता है कंपाउंड। अब ये एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होता है, हम अभी आगे के स्लाइड में इसको समझेंगे। लेकिन अभी हमने ये समझा जो हमारा प्योर सब्सटेंस है वो दो टाइप में टूटता है, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड। और जो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होता है मेरे बच्चों, इसी को हम एक नाम से और जानते हैं, इसको हम मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मिक्सचर कहते हैं। इसका मतलब जो इम्प्योर सब्सटेंस होता है एज वेल एज नोन एज मिक्सचर। इसका मतलब जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप में टूटता है मेरे बच्चों, एक होता है होमोजीनस, एक होता है होमोजीनस और एक होता है मेरे बच्चों हेट्रोजीनस। क्या होता है, हेट्रोजीनस। यहां पे जो होमो का मतलब होता है मेरे बच्चों, होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब होता है सेम। और हेट्रो का मतलब होता है मेरे बच्चों, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है मेरे बच्चों, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट। हेट्रो मतलब डिफरेंट।
इसका मतलब जो मिक्सचर होता है वो दो टाइप में होता है, एक होता है होमोजीनस और एक होता है हेट्रोजीनस। तो चलिए मेरे बच्चों, हम एक एक करके इन सारे पर्सपेक्टिव को समझते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स कितने टाइप का होता है, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कितने टाइप का होता है। एक एक करके हम इन सारे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा आपके सामने एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कि अबाउट एनसीईआरटी व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट as a basic form of matter that cannot be broken। हाँ मेरे बच्चों, बहुत ही ध्यान समझना है। एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी मैटर का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है, क्या बोला है, बेसिक फॉर्म होता है। तो जो बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, आपका एलिमेंट्स होता है। और दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सिंपलर सब्सटेंस। मतलब ये इतना सिंपल होता है कि इसको और सिंपल करने की कोशिश आप कतई नहीं कर सकते, इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। अब जो ये एलिमेंट होता है, आपके एनसीईआरटी ने इसको तीन टाइप में डिवाइड किया है। आपके सिलेबस में इसको तीन टाइप में आपको समझना है मेरे बच्चों। जो एलिमेंट्स होता है वो बेसिकली तीन ही टाइप का होता है। पहला होता है वो होता है मेटल्स। क्या होता है मेरे बच्चों, मेटल्स होता है। और दूसरा होता है मेटोलॉइड्स और तीसरा होता है मेरे बच्चों नॉन मेटल। अब इनको हम एक एक करके समझेंगे और समझेंगे कि मेटल क्या होता है, मेटोलॉइड्स क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। तो चलिए मेरे बच्चों, इसको हम आगे की स्लाइड में समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके पास जो मेटल होता है, मेटल एक्चुअली में क्या होता है। मेटल की डिफिनेशन बहुत सारी है, मेटल का पर्सपेक्टिव बहुत सारा है, लेकिन हमको एक छोटा सा पर्सपेक्टिव समझना है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉपर्टी। हमको इनके प्रॉपर्टी के बिहाफ पे इसको समझने की कोशिश करना है कि मेटल क्या होता है। तो मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी कहती है कि जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन एक्सेप्ट, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्ट लेड, पीबी जिसे हम प्लम्बम कहते हैं, एंड मर्क्यूरी जिसे हम Hg कहते हैं। ये जो दोनों होते हैं मेरे बच्चों, ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होता है, अगर सबसे अच्छे कंडक्टर की बात करेगा तो मेरे बच्चों वो सिल्वर होता है। सिल्वर का सिंबल मेरे बच्चों Ag होता है, जिसे हम अर्जेंटम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्जेंटम इसका लैटिन वर्ड होता है। तो जो सिल्वर होता है इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेरे बच्चों जो ये सिल्वर होता है ये सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, मेटल और क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, जितने भी मेटल होते हैं बेटा दे हैव लस्टर्स। अच्छा, लस्टर्स मीन्स होता है मेरे बच्चों साइन, चमक। क्या होता है मेरे बच्चों, चमक होता है। मतलब इनकी जितनी भी सरफेस होती है वो शाइनिस होती है, वो चमकीली होती है, उसमें एक साइन सरफेस, एक स्मूथ सरफेस के जैसा होता है। और हर मेटल के पास अपनी एक स्पेशली चमक होती है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं मेरे बच्चों, जनरली वो लस्टर्स होते हैं। अच्छा, और क्या होता है, जनरली जितने भी मेटल्स होते हैं बेटे वो मेलेबल होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों, मेलेबल होते हैं। अच्छा, मेलेबल क्या होता है, मेलेबल इज द प्रॉपर्टी in which metals change into thinny sheets। ये एक सीड्स, एक चादर, एक बहुत ही पतली सी चादर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनकी इसी प्रॉपर्टी को हम मेलिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मेलिबिलिटी इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, मेलिबिलिटी कहते हैं। मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलेबल होते हैं, वो अच्छे मेलेबिलिटी होते हैं, वो अच्छे शीट में कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्ट कौन होता है मेरे बच्चों, इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट सोडियम, Na एंड पोटेशियम एंड मर्क्यूरी।
एंड क्या होता है मेरे बेटा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का सिंबल Hg। मर्क्यूरी पे बहुत ज्यादा खास तौर से ख्याल रखना है। पहले हम सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे। सोडियम और जो पोटेशियम होता है मेरे बच्चों, वो सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। ये इतना सॉफ्ट होता है कि कट बाय नाइफ, कट बाय नाइफ, ये नाइफ से कट जाता है मेरे बच्चों, ये चाकू से कट जाता है बहुत आसानी से, ये इतना सॉफ्ट होता है। अब आप सोच के बताइए, जो इतना सॉफ्ट होगा, क्या उसकी कभी शीट बन पाएगी? आपका आंसर होगा नहीं सर, ये कभी नहीं बन पाएगी। इसका मतलब जितने भी मेटल होते हैं वो मेलेबल तो होते हैं, उनकी शीट तो बनती है, लेकिन जो ये सोडियम और पोटेशियम होता है, इनकी शीट नहीं बन पाती है। अब बात करते हैं मर्क्यूरी की। इसको मैंने बहुत ज्यादा सर्किल में कन्वर्ट किया हुआ है कि जो मर्क्यूरी होता है मेरे बच्चों, मर्क्यूरी इज द ओनली metal which present in liquid form, liquid form। मतलब एक लौता एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो मेरे बच्चों बताओ, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्या कभी उसकी सीट्स बन पाएगी? आपका आंसर होगा सर नहीं, कभी नहीं बन पाएगी। तो हमने देखा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, जितने भी मेटल होते हैं उनके पास लस्टर्स होता है, साइन होता है, चमक होता है, जितने भी मेटल होते हैं वो मेलेबल होते हैं। अच्छा, और क्या इसके बारे में हमको समझना है मेरे बच्चों? इसके बारे में हमको समझना है कि जितने भी मेटल्स होते हैं मेरे बच्चों, जितने भी मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। कैसे होते हैं मेरे बच्चों? डक्टाइल होते हैं। अच्छा, ये डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल भी एक प्रॉपर्टी होता है, इज द प्रॉपर्टी in which metals change into wire, एक पतले पतले तार में ये कन्वर्ट हो सकते हैं मेरे बच्चों। तो इनकी इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं, क्या वो सारे डक्टाइल होते हैं? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं बेटा? तो क्या मर्क्यूरी का कभी भी वायर बन सकता है? आपका आंसर होगा सर नहीं, कभी भी मर्क्यूरी का वायर नहीं बन सकता, बिकॉज जो मर्क्यूरी होता है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या सोडियम और पोटेशियम का आपका वायर बन सकता है? आपका आंसर होगा सर नहीं, इसका कभी भी वायर नहीं बन सकता, बिकॉज दे बोथ आर प्रेजेंट इन सॉफ्ट फॉर्म। ये इतने सॉफ्ट होते हैं, इनको हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो इसका मतलब जो मेलेबल की प्रॉपर्टी होती है, जो मेलेबल का एक्सेप्शन होता है, वही सेम आपका किस में होता है बेटा? डक्टाइल में भी होता है, डक्टिलिटी में भी होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे अच्छा डक्टाइल एलिमेंट कौन होता है, द मोस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल, अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा डक्टाइल और मेलेबल मेटल कौन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मेरे बच्चों गोल्ड। क्या होता है? गोल्ड का सिंबल होता है बेटा Au। क्या होता है? Au। और इसका जो नेम होता है बेटा वो ऑरम होता है। क्या होता है? ऑरम। और जो ऑरम होता है बेटा, ये इसका लैटिन वर्ड होता है। मतलब गोल्ड का सिंबल G होना चाहिए या जियो होना चाहिए, लेकिन इसका सिंबल Au होता है, क्योंकि इसका लैटिन नेम जो होता है बेटा वो ऑरम होता है। इसका मतलब जो गोल्ड होता है वो सबसे ज्यादा डक्टाइल और सबसे ज्यादा मेलेबल होता है। अच्छा, एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने बोला है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कन्वर्ट इनटू 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। मतलब ये इतना डक्टाइल होता है मेरे बच्चों कि 1 ग्राम सोने से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ये इतना डक्टाइल होता है। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल अगर मेटल की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों? गोल्ड। क्या गोल्ड के अलावा भी होता है? हाँ, गोल्ड के अलावा जो सेकंड नंबर पे आता है मेरे बच्चों वो सिल्वर आता है। क्या आता है? सिल्वर का सिंबल जो होता है मेरे बच्चों वो Ag होता है, अर्जेंटम। सिल्वर का सिंबल क्या होता है? Ag। तो ये दो एलिमेंट होते हैं, ये जो 2 मेटल होते हैं वो सबसे ज्यादा डक्टाइल और सबसे ज्यादा मेलेबल होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने समझा, जनरली ये हमने किसके बेसिस पे समझा? हमने इसको समझा बेटा मेटल के बेसिस पे। अच्छा, एनसीईआरटी में एक मेंशन और किया हो मेरे बच्चों, इसको हम यहां पे साइड में समझाने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट। क्या समझते हैं? मेल्टिंग पॉइंट।
इसको स्पेशली आपको बहुत ध्यान से समझना है, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको बहुत ही आसानी से अलग से ब्रैकेट में समझाया हुआ है कि जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास कैसा होता है मेरे बच्चों? हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनके पास बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? एट अ टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस मेल्टेड, जो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस पिघलेगा उसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसका मतलब जो मेटल्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने बोला कि हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है, एक ऐसा सब्सटेंस, दो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम होते हैं। इतने ज्यादा कम होते हैं कि वो होते तो सॉलिड फॉर्म में हैं। व्हेन यू पुट ऑन योर पाम, आप अपने पाम के ऊपर रखते हो बेटा, तो ये आपके हथेली के ऊपर, हथेली की गर्मी से ये मेल्ट हो जाते हैं। ये इतने ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। और इसका जो आंसर लिखा है मेरे बच्चों एनसीईआरटी ने, गैलियम, क्या लिखा है मेरे बच्चों? गैलियम एंड सीजियम। इनका जो सिंबल होता है बेटा Ga होता है और Cs होता है। क्या होता है? गैलियम और सीजियम, Ce, गैलियम और सीजियम, गैलियम और सीजियम मेरे बच्चों, सीजियम, गैलियम और सीजियम। तो मेरे बच्चों जो ये गैलियम और सीजियम होता है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? इतने ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं कि ये अपने हाथ के हथेली पे ही मेल्ट हो जाते हैं। तो इनको छोड़ करके जितने भी आपके मेटल्स होते हैं उनके पास बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पावर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने समझा, ये मेटल के पर्सपेक्टिव में समझा। और हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने होते हैं मेरे बच्चा? 118 एलिमेंट होते हैं। उन 118 एलिमेंट में 92 से 93 एलिमेंट आपके सिर्फ और सिर्फ मेटल होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चों? मेटल होते हैं। तो मेटल की क्वांटिटी ज्यादा होती है, मेटल आपके पीरियोडिक टेबल में ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हमने प्रॉपर्टी वाइज को समझा कि हमारे पास मेटल क्या क्या होते हैं, मेटल कैसे कैसे होते हैं। अच्छा, हम कुछ एग्जांपल भी मेटल के अगर समझने चाहें तो कौन कौन से होते हैं मेरे बेटा? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, फिर उसके बाद आपका लिथियम होता है, फिर आपका रुबीडियम होता है, फिर आपका सीजियम होता है, सीजियम मींस बेटा CS होता है, सीजियम होता है, सीजियम होता है। और क्या होता है मेरे बच्चों? सीजियम के बाद आपका मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के बाद आपका एल्यूमिनियम होता है, फिर कॉपर होता है, फिर जिंक होता है, फिर आयरन होता है, फिर सिल्वर होता है, फिर गोल्ड होता है, बहुत सारे होते हैं बेटा। इसी तरह प्लेटिनम होता है, बहुत सारे आपके क्या होते हैं मेरे बच्चों? मेटल्स होते हैं। तो ये थी मेटल्स के बारे में कहानी कि मेटल्स क्या होते हैं। अब हम समझेंगे कि हमारे पास नॉन मेटल क्या होते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों हमने अभी देखा कि हमारे पास कितने टाइप का होता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है मेरे बच्चों क्या? मेटोलाइट्स। तो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होगी उसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा मेरे बच्चों? वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसका मतलब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हमको लिखने की जरूरत नहीं है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी हम मेटल को वाइस वर्सा कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमने लिखा कि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम नॉन मेटल में क्या लिखेंगे? नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ मेरे बच्चों, जब हम नॉन मेटल की कहानी समझेंगे तो नॉन मेटल इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो चलिए मेरे बच्चों, अगर हम नॉन मेटल को समझने की कोशिश करें तो नॉन मेटल के बारे में हम क्या समझेंगे? नॉन मेटल के बारे में अगर हम समझेंगे तो नॉन मेटल के बारे में हम क्या समझेंगे मेरे बच्चों? तो जब हम नॉन मेटल के बारे में समझेंगे मेरे बच्चों, नॉन मेटल तो नॉन मेटल के बारे में जब हम समझेंगे तो जो नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। बैड कंडक्टर। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है, जो नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर होता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है बेटा, ग्रेफाइट। क्या होता है? ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो नॉन मेटल का एलोट्रॉप्स होता है। ग्रेफाइट इज अ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ये जो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन ग्रेफाइट होता है, ये होता तो नॉन मेटल का प्रोडक्ट होता है, लेकिन ये अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी में। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बताया है बिकॉज ग्रेफाइट है फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। अगर ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो कभी भी ये अच्छा कंडक्टर नहीं होता। इसका मतलब जो नॉन मेटल होते हैं जनरली वो बैड कंडक्टर होते हैं, बट ग्रेफाइट इज अ एक्सेप्शनल। अच्छा, जितने भी मेटल्स होते हैं बेटा वो नॉन लस्टर्स होते हैं। तो अगर हम इनको याद करने की कोशिश करेंगे तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं? वो नॉन लस्टर्स होते हैं। तो ये पहला हो गया मेरे बच्चों। तो दूसरा क्या होगा? नॉन लस्टर्स।
अच्छा, जितने भी मेटल होते हैं उनके पास साइनी सरफेस होता है, लेकिन जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनके पास साइनी सरफेस नहीं होता है। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है मेरे बच्चों। इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है मेरे बच्चों आयोडीन। क्या है? आयोडीन। 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 आयोडीन का सिंबल मेरे बच्चों आई होता है। कैसा होता है? आई होता है। जो आई होता है, आयोडीन होता है, वो एक्चुअली में नॉन मेटल होता है, लेकिन उसके पास साइनी सरफेस होती है, इसीलिए एक्सेप्शन हो जाता है कि जनरली ऑल नॉन मेटल हैव नॉन लस्टर्स, नॉन लस्टरस, बट आयोडीन इज अ एक्सेप्शन। तो जो आयोडीन होता है मेरे बच्चों वो क्या होता है? वो एक्सेप्शन होता है। अच्छा, जितने भी थर्ड क्या होता है मेरे बच्चों? थर्ड होता है नॉन मेलेबल। नॉन मेलेबल। नॉन मेलेबल मतलब जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं 99% केस में ये नॉन मेलेबल होते हैं। अब मैंने 99% क्यों कहा? क्योंकि बेटा आपके इस समय एक कार्बन फाइबर के नाम से एक ऑब्जेक्ट आ गया है, कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर। तो जो कार्बन फाइबर होता है मेरे बच्चों वो कार्बन से बना होता है, और कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इसका मतलब जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो जनरली नॉन मेलेबल होते हैं, लेकिन कार्बन जो एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसका इस समय बहुत ज्यादा यूज कार्बन फाइबर एयरक्राफ्ट और एरोप्लेन को बनाने में कर रहे लोग, इसका मतलब कार्बन फाइबर इज द एक्सेप्शन इन नॉन मेलेबल कंडीशन। और जब हम बात करते हैं फोर्थ कंडीशन की, तो ये नॉन डक्टाइल होते हैं मेरे बच्चों। कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन डक्टाइल, ये नॉन डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब जितने भी नॉन मेटल होते हैं इनके कभी भी वायर नहीं बन सकते हैं। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है। क्या है मेरे बच्चों? इसका भी एक्सेप्शन है कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर, क्योंकि आपको पता है फाइबर मतलब रेशा होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? रेशा। रेशा मतलब धागा होता है, धागा, और धागा ही एक्चुअली में वायर का एक कन्वर्टेड रूप है। इसका मतलब अगर जिसका शीट बन सकता है उसका धागा भी बन सकता है, वायर भी बन सकता है। इसका मतलब जो कार्बन फाइबर होता है पहले तो वो रेशा होगा, इसका मतलब कार्बन फाइबर का जो रेशा वाला पार्ट है वो वायर में कन्वर्टेड है, इसीलिए कार्बन का नॉन डक्टाइल में एक्सेप्शनल केस आ जाता है। इसका मतलब जितने भी नॉन मेटल दे आर नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल, बट कार्बन इज द एक्सेप्शन। तो आपने अभी इसमें समझा कि आपके पास जो नॉन मेटल होते हैं इट इज जस्ट वाइस वर्सा प्रॉपर्टी टू मेटल प्रॉपर्टी। जितनी भी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है जनरली वो मेटल की वाइस वर्सा प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, नॉन मेटल होते कितने कितने हैं? अगर हम नॉन मेटल के बारे में एग्जांपल समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला जो पहला आता है वो आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये सारे जो एग्जाम्पल है मेरे बच्चों वो नॉन मेटल के होते हैं। कैसे होते हैं? वो नॉन मेटल के होते हैं। जनरली ये नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल के एग्जाम्पल आपने यहां पे समझा। अब हम समझेंगे कि हमारा सर मेटोलाइट्स क्या होता है, क्योंकि हमने अभी मेटोलाइट्स के बारे में समझा है। मेरे बच्चों देखो यहां पे लिखा हुआ ना मेटोलाइट्स। अब ये मेटोलाइट्स क्या होता है मेरे बच्चों? मेटोलाइट्स, मेटोलाइट्स एक ऐसा दे हैव बोथ प्रॉपर्टी, बोथ प्रॉपर्टी, they have both property. Both property means what? Metals as well as non-metal, non-metal। इसका मतलब जो मेटोलाइट्स होते हैं इनके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। अब ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर ये कब मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है, कब ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। तो मेरे बच्चों एनसीईआरटी ने इसके बारे में लिखा हुआ है एट अ लो टेम्परेचर, एट अ लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इट बिहेव लाइक अ नॉन मेटल। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर नॉन मेटल के जैसे शो करते हैं। इसका मतलब जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे जाते हैं तो इनकी सारी प्रॉपर्टी नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है। बट एट अ हाई टेम्परेचर, एट अ हाई टेम्परेचर, high temperature they behave like a metal, like a metal। मतलब ये हाई टेम्परेचर पर मेटल के जैसे प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इसका मतलब जो मेटोलाइट्स होते हैं उनके पास दोनों प्रॉपर्टी होती है, मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। अब हमारे पास एग्जाम में ये एग्जाम में आता है कि बेटा पहचानिए कि कौन सा नॉन मेटल होता है। तो आपके पास मेटल बहुत मेटोलाइट बहुत ज्यादा नहीं है, आपको कुछ के नाम याद रखने हैं। जैसे सबसे पहला आता है बेटा मेरे बच्चों बोरॉन। क्या आता है? बोरॉन, सिंबल क्या होता है? बी। देन सिलिकॉन, क्या आता है मेरे बच्चों? सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? एसआई। देन जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम सिंबल क्या होता है मेरे बच्चों? जीई।
तो क्या होता है, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और क्या होता है मेरे बच्चों, आर्सेनिक होता है, आर्सेनिक। आर्सेनिक का सिंबल क्या होता है मेरे बच्चों, एस होता है, आर्सेनिक। देन एंटीमनी, और बेटा इसको थोड़ा सा और ऊपर कर दे हम। देन मेरे बच्चों एक और एग्जांपल होता है एंटीमनी। क्या होता है, एंटीमनी, एंटीमनी, एंटीमनी। एंटीमनी का जो सिंबल होता है मेरे बच्चों वो एस बी होता है। तो इतने एग्जांपल अगर आपको याद होंगे तो आपके एग्जांपल में सारे एग्जाम के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो बेटा कौन कौन होता है, बोरॉन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। एक और होता है पोलोनियम। कौन होता है मेरे बच्चों, पोलोनियम, पोलोनियम सिंबल होता है मेरे बच्चों पीओ। तो जितने भी एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखे, दिस इज एग्जांपल फॉर मेटोलॉइड्स। तो ये था आपके सामने मेटल, नॉन मेटल और मेटोलॉइड्स की कंडीशन कि जो किसके पार्ट होते हैं मेरे बच्चों, एलिमेंट के पार्ट होते हैं। तो आई होप यहां तक की चीजें आपने समझी होंगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसे हम समझेंगे कि हमारे पास एलिमेंट। अब हम समझेंगे मेरे बच्चों कि हमारे पास कंपाउंड क्या होता है, क्योंकि हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट के साथ साथ कंपाउंड भी आता है। कंपाउंड क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द कंपाउंड इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर देन टू एलिमेंट। हाँ मेरे बच्चों यहां पे देखिएगा, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स, टू एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। ये फिक्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि एक ऐसा प्रोपोर्शन जो यूनिवर्सल हो, कभी भी चेंज ना हो, उसी को हम कहते हैं फिक्स प्रोपोर्शन। इसका मतलब जो कंपाउंड होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है, और इनका कॉम्बिनेशन का जो प्रोपोर्शन होगा वो यूनिवर्सल होगा। हर जगह वही प्रोपोर्शन फिक्स होगा, चाहे वो किसी भी सोर्स से बने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वाटर चाहे आपका हिंदुस्तान का हो, वाटर चाहे अबू धाबी का हो, वाटर चाहे यूरोप का हो, कहीं का भी पानी हो, पानी का जो कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट होगा वो सेम होगा, कभी भी नहीं बदलेगा। इसी को मेरे बच्चों हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे अगर हम देखना चाहेंगे एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने देखा मेरे बच्चों H2O। आपको पता है कि जो H2O बना है बेटा वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका मतलब H2O इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब जब इनका रेशियो हम देखेंगे तो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम इनको कहेंगे कि हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम में है। देखो मेरे बच्चों यहाँ पे 2 है और ऑक्सीजन 1 रेशियो में है। इसका मतलब ये जो इनका ये लिखा है बेटा, ये वॉल्यूम के पर्सपेक्टिव में है, ये इतने वॉल्यूम में प्रेजेंट है या इतने मोल में प्रेजेंट है। लेकिन जब हम इनके मास के परसेंटेज को देखेंगे तो मेरे बच्चों हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 इंटू 2 करेंगे और रेशियो कितने करेंगे मेरे बच्चों, ऑक्सीजन का मास होता है 16। इसका मतलब जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1:8। इसका मतलब दुनिया का किसी भी कोने का पानी हो, उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, 1:8 होता है। तो ये था कंपाउंड के बारे में, इसकी डिफिनेशन की इंफॉर्मेशन कि कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट को कंबाइन करते हैं इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। उनका प्रोपोर्शन कभी नहीं बदलेगा, दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए। वाटर बनेगा तो 1:8 पे ही बनेगा, कभी भी 1:16 पे नहीं बनेगा, 2:16 पे नहीं बनेगा, 2:32 पे नहीं बनेगा, हमेशा 1 किस पे बनेगा मेरे बच्चों, 8 पे बनेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कंपाउंड कितने टाइप का होता है। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा जो कंपाउंड होता है मेरे बच्चों वो 2 टाइप का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। हमारे पास कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं मेरे बच्चों, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, ऑर्गेनिक का मतलब होता है बाय नेचर। बाय नेचर, बाय नेचर। नेचर में भी कैसे, प्लांट और एनिमल, प्लांट्स और एनिमल और एनिमल। इसका मतलब जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो एक ऐसा कंपाउंड होगा, एक ऐसा कंपाउंड होगा जो आपको बाय नेचर मिले, बाय प्लांट मिले, बाय एनिमल मिले। लेकिन लेकिन इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन एज अ मेन एलिमेंट, ये क्या होंगे मेरे बच्चों, मेन एलिमेंट होंगे। मतलब इनको होना बहुत जरूरी है, बिना इनके कोई भी कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। अगर ये दोनों में से एक भी कम हो जाएगा तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा क्या CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप कहोगे नहीं सर ये CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। और मैंने कहा कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का होना जरूरी है। इनके अलावा चाहे कोई भी एलिमेंट हो, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन का होना निश्चित रूप से अनिवार्य है।
अगर ये नहीं होता है तो वो कंपाउंड कभी भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ग्लूकोज का, ग्लूकोज 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 के बारे में आप जानते हैं, जो ग्लूकोज होता है वो बाई प्लांट हमें मिलता है। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है। अगर आप इसको देखोगे तो यहां पे देखो मेरे बच्चों, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है। इसका मतलब इनका होना जरूरी है, इनको छोड़ करके कोई भी एलिमेंट हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। इनको प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, तो बिना इनके ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका नहीं बन सकता। और अगर आप इसको देखोगे मेरे बच्चों तो इनका जो रेशियो है वो 1:2:1 के रेशियो में है मेरे बच्चों। इनका मतलब अगर ग्लूकोज अगर कभी भी आपको बनाना होगा तो कार्बन को 1 लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 2 लेना पड़ेगा और ऑक्सीजन को 1 लेना पड़ेगा। तभी कॉम्बिनेशन से हमको क्या मिलेगा मेरे बच्चों, तभी इनके कॉम्बिनेशन से हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा इनका ग्लूकोज का फॉर्मेशन। इसका मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हमने समझ लिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने समझ लिया। अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक जो होता है वो हमें बाय नेचर नहीं मिलता है, बाय मिनरल्स मिलता है। हमको किससे मिलता है मेरे बच्चों, बाय मिनरल्स मिलता है। अच्छा, बाय मिनरल्स में हमको दो कंडीशन में मिलता है, या तो वो होमो एटॉमिक होता है मेरे बच्चों, या तो वो हेट्रो एटॉमिक होता है। इसका मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, नंबर फर्स्ट होमो एटॉमिक, नंबर सेकंड हेट्रो एटॉमिक। और अभी शायद कुछ देर पहले मैंने आपको बताया होमो का मतलब होता है मेरे बच्चों सेम। क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है मेरे बच्चों डिफरेंट, होमो का मतलब सेम, डिफरेंट का मतलब, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। अब यहां पर लिखा हुआ मेरे बच्चों एटॉमिक। एटॉमिक का मतलब हम समझेंगे एटम से। किससे समझेंगे हम, एटम से। यहां भी एटॉमिक का मतलब हम किससे समझेंगे मेरे बच्चों, एटम से समझेंगे। और अकॉर्डिंग टू कंपाउंड डिफिनेशन इसमें 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का होना जरूरी है। अगर वो दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा, होमो एटॉमिक हो जाएगा। अगर वो दोनों एलिमेंट डिफरेंट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हेट्रो एटॉमिक हो जाएगा। जैसे मैंने बोला H+H, क्या बोला मेरे बच्चों, H+H। तो आप कहोगे सर H+H इज इक्वल टू H2 होगा। H2 का मतलब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब जो हाइड्रोजन गैस होता है वो होमो एटॉमिक होता है। इसी तरह O2 ऑक्सीजन, इसी तरह N2, इसी तरह O3, O3 मींस ओजोन गैस। क्या होता है मेरे बच्चों, ओजोन गैस होता है ये, ओजोन गैस, ओजोन गैस। ये सारे एग्जांपल अगर आपने देखोगे तो इन सभी में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे सेम एलिमेंट हैं। अच्छा, एनसीईआरटी ने इसी होमो एटॉमिक को एक नया टर्म्स दे दिया है जिसे हम मॉलिक्यूल्स के नाम से समझते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें सारे एलिमेंट सेम होते हैं, और हेट्रोएटॉमिक में सारे एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में अगर आप देखोगे मेरे बच्चों, H2O में देखोगे, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखोगे, सल्फर डाइऑक्साइड में देखोगे, तो ये सारे एग्जांपल अगर आप देखोगे तो सब में अलग अलग एलिमेंट है। तो इसी को हम हेट्रोएटॉमिक कहते हैं। तो आई होप ये कंपाउंड का भी कंफ्यूजन आपके दिमाग से उतरा होगा कि सर कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड कितने टाइप का होता है, कंपाउंड को हम कैसे समझेंगे कि ये मॉलिक्यूल्स का फॉर्म है कि हेट्रोएटॉमिक का फॉर्म है। तो चलिए मेरे बच्चों, अब जो एनसीईआरटी ने आपको मेंशन करके रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, मिक्सचर के बारे में समझाया हुआ है। मिक्सचर को ही मेरे बच्चों इंप्योर सब्सटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंप्योर सब्सटेंस। क्योंकि आज की क्लास में हमको सारा चैप्टर को खलास करना है, इसीलिए हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक को रिकवर करते हुए चल रहे हैं। तो मेरे बच्चों, ये इंप्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है, इंप्योर मतलब जिसमें एक जैसा पार्टिकल ना हो, अलग अलग पार्टिकल हो। अलग अलग पार्टिकल का मतलब क्या होता है, बोल रहा है मिक्सचर इज अ सब्सटेंस इन विच 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स टुगेदर इन अ इंडिफरेंट प्रोपोर्शन। इंडिफरेंट प्रोपोर्शन का मतलब होता है जिसका प्रोपोर्शन फिक्स ना हो। किसी को चाय मीठी पसंद है, किसी को चाय फीकी पसंद है, कोई बिना शुगर के चाय पीता है। इसका मतलब चाय तो एक बन रही है लेकिन उसमें कॉम्पोजिशन अलग अलग बन रहा है। तो इसी को हम कहते हैं इंडिफरेंट प्रोपोर्शन। जो हम अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी मिक्सचर तैयार करते हैं वो हमारा सारा मिक्सचर क्या होता है मेरे बच्चों, मिक्सचर होता है। वो सारा कॉम्बिनेशन का जो सब्सटेंस होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों, वो मिक्सचर होता है। हम अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करते हैं। हमको शरबत पीना है, कोई कम चीनी डालता है, कोई ज्यादा चीनी डालता है। शरबत तो बनाना है लेकिन शरबत का जब आप कॉम्बिनेशन देखते हो तो उसका फिक्स नहीं होता है। तो यही होता है मेरे बच्चों मिक्सचर। क्या होता है, मिक्सचर। तो मिक्सचर की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग उनका जो प्रपोर्शन होगा वो इनडिफिनिट होगा, अलग अलग होगा। तो जब हम मिक्सचर के टाइप्स की बात करते हैं तो मेरे बच्चों जो मिक्सचर का टाइप होता है वो क्या होता है, एक होमोजीनस होता है। क्या होता है, होमोजीनस। और एक क्या होता है मेरे बच्चों, हेट्रोजीनस।
क्या होता है? हेट्रोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या होता है? होमोजीनस का मतलब होता है जिसमें सारे एलिमेंट कंपाउंड जो एलिमेंट होंगे वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, और हेट्रोजीनस में कभी भी कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाएंगे। बस यही समझना है। होमो मतलब सेम, पूरी तरह से मिल जाए, घुल जाए, और हेट्रो मतलब जो अलग अलग दिखे। जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूं बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, क्या लिखूं? सॉल्ट प्लस वाटर, तो आप कहोगे सर कि सॉल्ट जो होता है वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, पूरी तरह से मिल जाता है, तो ये होमोजीनस है, हेट्रोजीनस है? आपके अकॉर्डिंग आंसर होगा सर ये होमोजीनस है। तो हेट्रोजीनस में क्या होगा मेरे बच्चों? चॉक प्लस, क्या होगा मेरे बच्चों? सैंड प्लस वाटर, सैंड प्लस वाटर। अगर आप बालू को कभी भी पानी में मिलाओगे तो पूरी तरह से नहीं मिलता है, वो पूरी तरह से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन आफ्टर दैट वो सेटल हो जाता है, बैठ जाता है, तो पार्टिकल हमको साफ साफ दिखता है, ये बालू है, ये पानी है। इसके अलावा और क्या होता है मेरे बच्चों? ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा होता है? ये भी हमारा हेट्रोजीनस होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनस होता है। तो होमोजीनस वो होगा जो पूरी तरह से कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, और हेट्रोजीनस वो होगा जो पूरी तरह से कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाएगा। तो मेरे बच्चों इसमें जो आपको पढ़ना है होमोजीनस में, मेरे बच्चों आपको सॉल्यूशन के बारे में समझना है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। हाँ मेरे बच्चों, जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। ये डिफिनेशन बहुत ही समझदार से, इसको बहुत ही आसानी से अपने कॉपी में नोट करिएगा। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, इसका मतलब जितने भी तरह के सॉल्यूशन होते हैं उसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तभी तो वो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर मैंने कहा। और हेट्रोजीनस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जिसमें सारे पार्टिकल पूरी तरह से डिसॉल्व ना हो। इसमें जो एग्जांपल आता है मेरे बच्चों वो सस्पेंशन का आता है और एक कोलाइडल का आता है। कोलाइडल के ऊपर बहुत ही ज्यादा आप लोग को ध्यान देना है। कोलाइडल दिखता तो है होमोजीनस के जैसा है, लेकिन एक्चुअल में कोलाइडल जो होता है वो हेट्रोजीनस होता है। जैसे आपको दिखता है कि दूध और पानी मिल तो जाता है, लेकिन एक्चुअली में दूध और पानी कभी भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है। तो हेट्रोजीनस कोलाइडल सॉल्यूशन दिखता तो होमोजीनस के जैसे है, लेकिन एक्चुअली में वो होमोजीनस नहीं होता है मेरे बच्चों, वो हेट्रोजीनस होता है। तो इसी सारी कंफ्यूजन को हम वन बाय वन दूर करेंगे और समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है, और लास्ट में हम समझेंगे कि कोलाइडल क्या है। तो चलिए मेरे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जब आप इसको डिफरेंशियल के अकॉर्डिंग समझोगे तो अभी मैंने बोला अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। जो क्या होता है मेरे बच्चों? होमोजेनस मिक्सचर होता है ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। हमने अभी बताया कि जो मिक्सचर होता है वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इसका मतलब जो मिक्सचर में जो सॉल्यूशन है वो भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपोनेंट के मिक्सिंग से बनेगा, कंपोनेंट को मिलाने पे बनेगा। इसका मतलब ये कैसा होगा? होमोजेनस होगा। और अभी मैंने होमोजेनस का मतलब बताया था, होमोजेनस में सारे एलिमेंट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगे, एक दूसरे में मिल जाएंगे, हमको उसको आइडेंटिफाई करना वो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इसमें लूजिंग आइडेंटिफाई को लूजिंग आइडेंटिटी होती है, मतलब वो अपने आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। जब चीनी पानी में घुल जाती है, क्या चीनी अपने सॉलिड पार्टिकल फॉर्म में होती है? आप कहोगे नहीं सर नहीं होती। तो चीनी ने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, इसी को हम कहते हैं मेरे बच्चों होमोजेनस मिक्सचर। अच्छा, होमोजेनस मिक्सचर में कुछ एग्जांपल मैंने लिखा है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। इसको हम शुगर के नाम से भी समझ सकते हैं। तो जो शुगर और सॉल्ट होता है उसका जो एक्वस, अच्छा यहां मेरे बच्चों एक चीज समझिएगा, एक होता है एक्वस, एक्वस और एक होता है नॉन एक्वस, नॉन एक्वस, नॉन एक्वस। एक्वस का मतलब जब आपका पानी में कोई चीज डिसॉल्व हो, इन वाटर, इन वाटर, और नॉन एक्वस इन अदर सॉल्वेंट। अगर किसी और चीज में डिसॉल्व होगा तो वो नॉन एक्वस कहलाएगा, अगर पानी में डिसॉल्व होगा तो मेरे बच्चों वो एक्वस कहलाएगा। इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, शुगर, कोई भी टाइप का कंपोनेंट अगर वो पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो मेरे बच्चों वो क्या होगा? वो सॉल्यूशन होगा। यहां पे एक लिखा हुआ मेरे बच्चों टिंचर सॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ज्यादा है कि टिंचर सॉल्यूशन क्या होता है। टिंचर सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन सॉलिड, आयोडीन सॉलिड प्लस एल्कोहल, एल्कोहल। हाँ मेरे बच्चों, जब आयोडीन को
जब आयोडीन को आप एल्कोहल में मिलाते हो, किस में मिलाते हो मेरे बच्चों? एल्कोहल में। तो जब एल्कोहल में मिलाते हो तो इसी स्पेशल कंडीशन को हम टिंचर सॉल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब अगर आपने आयोडीन को वाटर में मिला दिया तो वो क्या हो जाएगा? एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर उसी आयोडीन को आपने एल्कोहल में मिला दिया तो एल्कोहल से बना जो सॉल्यूशन होता है वो टिंचर सॉल्यूशन कहलाता है। लेकिन स्पेशली एनसीईआरटी ने आयोडीन का एग्जांपल दिया हुआ है कि आयोडीन प्लस अल्कोहल सॉल्यूशन, तो इसका जो एग्जांपल का नाम होता है वो मेरे बच्चों क्या होता है? वो टिंचर सॉल्यूशन होता है। यहां पे एक नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है सॉफ्ट ड्रिंक। अच्छा, आप कहोगे सर सॉफ्ट ड्रिंक में क्या मिला होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है मेरे बच्चों। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर, कार्बोनेटेड वाटर। इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है, पूरी तरह से मिली होती है। इसका मतलब जब पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेटेड वाटर में डिसॉल्व होगी तो ये भी किसका एग्जांपल होगा मेरे बच्चों? ये भी सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। तो सॉफ्ट ड्रिंक भी किसका एग्जांपल होता है? सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों एयर। क्या होता है? एयर। अगर एयर के बारे में हम समझेंगे तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कैसा मिक्सचर होता है मेरे बच्चों? होमोजीनियस होता है। कैसा होता है? होमोजीनियस होता है। हर एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करिएगा और देखिएगा आपका जो हाफ ईयरली का एग्जाम होगा उसमें इस चैप्टर से आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो जो एयर होता है बेटा वो क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि जितने भी आपके गैसेस एटमॉस्फेयर में है, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो नियॉन हो, चाहे वो आर्गन हो, सारी एक तरह से मिली हुई है, कंप्लीटली डिसॉल्व है, एक दूसरे में मिली हुई है। इसीलिए हमारा जो लंग्स होता है वो प्यूरिफाई का काम करता है। वो सिर्फ किसको इनहेल करता है? ऑक्सीजन को इनहेल करता है। तो क्या हमारे एयर में और सारी गैसेस नहीं प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन हमारी जो लंग्स होती है वो वर्क किस पे करती है बेटा? वो ऑक्सीजन पे वर्क करती है। इसका मतलब जो एयर होता है वो भी कैसा होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आई होप यहां तक का सॉल्यूशन का आपका जो सफर है आपने बहुत आसानी से चलते चलते आराम से गुजार दिया होगा, क्योंकि सफर हमेशा चलते चलते ही खत्म होता है। तो मेरे बच्चों, जो अब सॉल्यूशन के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है वो क्या आने वाला है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। हाँ मेरे बच्चों, जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है, एक एक प्रॉपर्टी को हमको बहुत अच्छे से समझना है। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो सॉल्यूशन होता है मेरे बच्चों वो कैसा होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है, जो कि इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा क्या लिखा हुआ मेरे बच्चों? द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर। हाँ मेरे बच्चों, यहाँ पे 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। So they cannot be seen by naked eyes। हम अपने नॉर्मल आईज से हम उनके पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर। स्कैटर का मतलब होता है मेरे बच्चों फैलाना। लाइट को कभी भी फैला नहीं पाता, पास नहीं कर पाता है। अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। मतलब अगर हमने एक सॉल्यूशन तैयार किया, जैसे आपने सॉल्ट और क्या तैयार किया बेटा? सॉल्ट और वाटर को, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें से लाइट पास की। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर आपने लाइट पास की, कुछ इस तरह से इसको समझिए। जैसे मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया, इसमें आपने सॉल्यूशन तैयार किया हुआ है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है ना? ये आपका सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। और आपने यहां से एक लाइट पास की, जिससे आपने टॉर्च से पास की है। किससे पास की है मेरे बच्चों? टॉर्च से पास की है। टॉर्च से आपने एक लाइट पास की है, तो लाइट इसके आर पार नहीं हो पाएगी। यही तो इसने बोला ना मेरे बच्चों। क्या बोल रहा है? बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है? दे डू नॉट स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट। ये कभी भी एक दूसरे को पार नहीं कर पाएंगी। मतलब पार तो होगी, लेकिन इसके बीच में आपको वो नहीं दिखेगी। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। पार तो हो पाएगी, लेकिन कभी भी आपको उसके सॉल्यूशन में लाइट पास होते हुए नहीं दिखेगी। उसके बीच का जो सॉल्यूशन में आपको लाइट नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल ने पूरा गैप जो आईएमएस होता है उसको घेर रखा है। द सोल्यूट पार्टिकल, यहां पे एक नया वर्ड आया बेटा सोल्यूट, अब इसको समझेंगे। द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। मतलब फिल्टरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फिल्टर पेपर, चाय छन्नी या जितना भी फिल्टर ऑब्जेक्ट होता है, हम उससे उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग नहीं कर सकते। मतलब अगर एक बार चीनी पानी में घुल गई तो हम उसको फिल्टरेशन से छान करके उसको अलग नहीं कर सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड दैट
इज अ सॉल्यूशन इज अ स्टेबल। इसका मतलब अगर हमने उसको चीनी में पानी में घोल दिया तो ये नहीं होगा कि चीनी कुछ देर बाद बालू के जैसे नीचे बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो चीनी होती है पानी में होमोजीनस सॉल्यूशन बनाती है और जो बालू होती है वो पानी में हेट्रोजीनस सॉल्यूशन बनाती है। तो दिस इज अ कंप्लीटली प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। इसकी एक एक प्रॉपर्टी आपको समझना है कि पानी सॉल्यूशन होमोजीनस होता है, सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 नैनोमीटर से बड़ा नहीं होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है। इनको हम कभी भी अपने नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं, ये कभी भी लाइट का स्कैटरिंग पार्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए हमको लाइट विजिबल नहीं होती है इनके सॉल्यूशन के अंदर। इनके सॉल्यूट के पार्टिकल को हम नॉर्मल फिल्टरेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज अ कंप्लीटली प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां तक की चीजें आई होप आपने समझी होंगी। अब हम चलते हैं अपने एक इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जिसे हम समझेंगे कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम समझेंगे। इसके क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में और आपके अपकमिंग हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर में 110% आएगा। तो मेरे बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, यहां पे सबसे पहले हम समझेंगे कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है। कंसंट्रेशन को समझने और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अबाउट समझ लेते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में मेरे बच्चों दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है मेरे बच्चों सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। क्या होता है? सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन जो होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से बनता है, मिलाने पर बनता है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आप बताना सॉल्यूशन इज अ सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर प्रेजेंट। जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा वही क्या होगा मेरे बच्चों, वही आपका सॉल्यूशन होगा। अब सवाल है कि सर सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, तो एक एक करके समझते हैं। सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस, सॉल्यूट इज द सब्सटेंस which dissolve in a medium, जो किसी भी मीडियम में डिसॉल्व होता है, जो किसी भी मीडियम में डिसॉल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट इज अ मीडियम, मैं जिस मीडियम की बात कर रहा हूं कि सॉल्यूट जिस मीडियम में डिसॉल्व होता है वही मीडियम सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्वेंट इज अ मीडियम which provide a space to dissolve of solute particle। मतलब जिस मीडियम की मैं बात कर रहा हूं कि जो सॉल्यूट होगा जिस मीडियम में डिसॉल्व होगा वही मीडियम आपका सॉल्वेंट होता है। मतलब जो सॉल्वेंट वो मीडियम होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। बस आप ये समझिएगा कि जो सॉल्यूट होता है जिसको मिलाया जाए, जिसको, और सॉल्वेंट होता है जिसमें मिलाया जाए, जिसमें। मतलब जिसको हम मिलाएंगे वो सॉल्यूट होगा, जिसमें हम मिलाएंगे वो सॉल्वेंट होगा। चीनी को पानी में मिलाया जाता है तो चीनी को क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? चीनी को पानी में। इसका मतलब चीनी को जिसको मिलाया जाएगा बेटा वो सॉल्यूट होगा। तो चीनी क्या हो जाएगी? शुगर क्या हो जाएगी? सॉल्यूट हो जाएगी। पानी में जिसमें मिलाया जाएगा मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आपने समझी। जिसको मिलाया जाएगा वो सॉल्यूट होगा, जिसमें मिलाया जाएगा वो सॉल्वेंट होगा। अच्छा, इसके अलावा हमको एक बहुत ही फैक्टराइजेशन, एक फैक्टर समझना है कि जो फेज ऑफ सॉल्यूशन होता है, फेज ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इज इक्वल टू फेज ऑफ सॉल्वेंट। ये पॉइंट को बहुत ही बेसिकली नोट पे हमको समझना है कि हमारा सॉल्यूशन जैसा दिखता है उसके पीछे का रीजन हमारा सॉल्वेंट होता है। इसका मतलब जैसा सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन वैसा बनेगा। अगर सॉल्वेंट आपका लिक्विड है, सॉल्यूट भले से सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो लेकिन सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट के जैसा दिखेगा, इसका मतलब वो लिक्विड दिखेगा। जैसे शुगर प्लस वाटर,
वाटर आपका लिक्विड है, शुगर आपका सॉलिड है, तो जो सॉल्यूशन बन रहा है, जो शरबत बन रहा है, जिसे आप बहुत चाव से गर्मियों में ठंडा ठंडा पीते हो, तो वो पानी के जैसा तो दिखता है, वो लिक्विड के जैसा तो दिखता है। यही तो मैं बोल रहा हूं कि जो फेज ऑफ सॉल्यूशन होता है वो फेज ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा सॉल्यूशन होगा। फॉग की बात करते हैं, ठंडियों अभी ठंडी आने वाली हैं, फॉग जो होता है, भारत में फॉग चल रहा है, वो फॉग और ये फॉग दोनों अंतर रखते हैं लेकिन दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों में ही दोनों का फेस कैसा होता है मेरे बच्चों, एक गैसियस फॉर्म होता है। दोनों स्प्रे करते हो तो बेटा इस पे गैस के फॉर्म में स्प्रेड होती है, लेकिन उसमें छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि जो फॉग होता है वो एक्चुअली में सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन का फेस कैसा है, गैस, इसका मतलब जो उसका सॉल्वेंट है वो क्या है मेरे बच्चों, गैस है। तो यही तो मैं बता रहा हूं कि जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा आपका सॉल्यूशन होगा। तो ये अगर आपने चीजें समझी कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर के बनता है। सॉल्यूट वो होता है जिसको मिलाया जाता है, सॉल्वेंट वो होता है जिसमें मिलाया जाता है। सॉल्वेंट हमेशा सॉल्यूशन का फेज तैयार करता है, जैसा सॉल्वेंट होगा सॉल्यूशन भी आपका वैसा होगा, तब आप कंसंट्रेशन को आसानी से समझ पाओगे। तो आई होप ये चीजें आपने समझी। अगर ये चीजें आपने समझी मेरे बच्चों, तो अब आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कोई नहीं रोक सकता समझने आने के लिए। तो मेरे बच्चों चलिए हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को समझते हैं और देखते हैं इसमें हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में, सॉरी हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरे बच्चों जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं उससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन इज द अमाउंट इज द अमाउंट इज द इज द अमाउंट इज द अमाउंट ऑफ solute in a solvent और सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, इसी को कंसंट्रेशन कहते हैं। जैसे कभी आप चाय पीते हो तो चाय अगर फीकी हो तो दोस्त चीनी को मिलेगा, चाय अगर मीठी हो तो दोस्त किसको मिलेगा, चीनी को मिलेगा। नमक अगर आपने ज्यादा कर दिया, दाल नमकीन हो गई तो नमक को दोस्त मिलेगा। इसका मतलब जो पूरा सॉल्यूशन है उसका जो नेचर है, जो प्रॉपर्टी है, जो उसकी क्वालिटी है, वो उसके सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। सॉल्यूट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया उसका नेचर बदल जाएगा, सॉल्यूट की क्वांटिटी को घटा दिया उसका नेचर बदल जाएगा। जो चाय फीकी लगती है वो चीनी की वजह से है, चाय मीठी लगती है वो भी चीनी की वजह से है। इसका मतलब एक चीनी कितने के ऊपर भारी पड़ रही है, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन हमको निकालना है वो हमको सिर्फ यही बताना है कि किसी भी सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट कितना है। तो आपके एनसीईआरटी ने इसको निकालने के लिए परसेंटेज के फॉर्म में आपसे बोला है कि आपको जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताना है वो परसेंटेज के फॉर्म में बताना है। लेकिन आप यहीं पे खुश मत हो जाइएगा, क्योंकि जब आप हायर क्लास में जाओगे, क्लास 11th और 12 में जाओगे, तो इसी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम अलग अलग तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्लास 9 क्योंकि मासूमों की क्लास होती है, बच्चों की क्लास होती है, इसीलिए अभी आपको शेर और शेरनी बनने में वक्त लगेगा। लेकिन जब बन जाओगे तब आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन अभी की क्लास में हमको समझना है कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो हमको परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। किस फॉर्म में निकालना है मेरे बच्चों, परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है। कि हम देखेंगे कि हमारा परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है। तो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हमारा एक मास परसेंटेज के फॉर्म में होगा, मास परसेंटेज के फॉर्म में होगा, और एक वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा मेरे बच्चों, एक वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में होगा। तो एनसीईआरटी ने बोला कि अगर कभी भी तुमको किसी भी सॉल्यूशन में परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताना होगा तो मास परसेंटेज बता देना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताना होगा तो वॉल्यूम परसेंटेज बता देना। इसका मतलब दोनों का फॉर्मूला सिमिलर होगा, लेकिन दोनों में उसकी फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो जाएगी। मास को हम ग्राम में निकालेंगे या किलोग्राम में निकालेंगे, और वॉल्यूम को हम मिलीलीटर में निकालेंगे या लीटर में निकालेंगे। तो इसका मतलब जो इसका फॉर्मूला बनेगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हमको सॉल्यूट के बारे में निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, हम ग्राम में लेके चलते हैं, और मास ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में होगा मेरे बच्चों, ग्राम में होगा। क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू हम क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है बेटा, ये किसका बनता है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का बनता है। अच्छा, जब हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा मेरे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
क्या निकल के आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं इसीलिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज में देखा हमने बेटा सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है इसी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब इसको क्वेश्चन को फॉर्म में हम समझते हैं और इसके क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज टू भी आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो सारे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाओगे कि आपको कैसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द concentration of solution concentration of solution if 20 gram of salt dissolved in 130 gram of water। ये पहला क्वेश्चन था मेरे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कैलकुलेट द concentration of solution if 30 ml of alcohol dissolve in 120 ml of वाटर। और थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो स्टार क्वेश्चन है, इसको कैसे समझेंगे? कैलकुलेट द concentration of solution if 20 gram of sugar dissolved in 150 gram of aqueous solution। इन तीन क्वेश्चन को समझेंगे और फिर उसके बाद एक हम टॉपर क्वेश्चंस को समझेंगे। एक टॉपर क्वेश्चन आएगा, इसके बाद एक टॉपर क्वेश्चन आएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन को वही बच्चा कर पाएगा जो टॉपर होगा। बाकी इन तीन तरह के क्वेश्चन को हमको आसानी से समझना है। तो टॉपर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और हम इन तीनों क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। चलो मेरे बच्चों हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन if the 20 gram of salt dissolve in 130 gram of water। इसका मतलब हमने देखा कि हमारा जो सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, हमको बता रहा है कि जो हमारा सॉल्ट है वो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, वाटर सॉल्वेंट हो गया, सॉल्ट सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूशन के बारे में आता पता नहीं है। इसका मतलब जब हम इसका सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है मेरे बच्चों? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है क्या होता है मेरे बच्चों? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कितना हो गया मेरे बच्चों? 20 ग्राम हो गया। सॉल्वेंट कितना हो गया? 130 ग्राम हो गया। आंसर कितना आ गया मेरे बच्चों? 150 ग्राम हो गया। तो हमने देखा जो मास ऑफ सॉल्यूशन है वो कितना हो गया? 150 ग्राम हो गया। इसका मतलब जब हम मास परसेंटेज निकालेंगे, अब हम मास परसेंटेज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दोनों क्वांटिटी ग्राम में दी गई है। तो यहां आपको समझना पड़ेगा कि आपके एग्जाम में परसेंटेज किसके बारे में पूछ रहा है, ग्राम देकर के पूछ रहा है कि मिलीलीटर या लीटर के बारे में पूछ रहा है। इसका मतलब हम मास परसेंटेज लगाएंगे तो मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है मेरे बच्चों? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मेरे बच्चों इनटू 100। तो बताओ मेरे बच्चों कितना हो जाएगा? 20 अपॉन 150 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 5 4 जा। आंसर कितना है मेरे बच्चों? 40 अपॉन 3। कितना आ गया? 40 अपॉन 3। जब परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चों तो 3 1 जा 3, 1 0 3 3 जा 9, 1 3 3 जा 9। आंसर कितना आएगा? 13.3%। कितना आ जाएगा मेरे बच्चों? 13.3%। तो ये था मेरे बच्चों आपके सामने परसेंटेज ऑफ मास या कंसंट्रेशन ऑफ मास।
अच्छा, जब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। तो देखो मेरे बच्चों, सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इफ 30 ml ऑफ एल्कोहल डिजोल्व इन 120 ml ऑफ वाटर। इसका मतलब ये भी पूरी तरह से पानी में डिजोल्व हो रहा है, लेकिन दोनों ml में दिया हुआ है, इसलिए हम वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे बच्चों, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितना, जिसका वैल्यू कम होती है, तो कितना हो गया मेरे बच्चों, 30 हो गया, 30 ml। अब आप हमें ये बताओ, क्या वाटर सॉल्यूशन है, नहीं, वाटर में तो डिसॉल्व हो रहा है, वाटर सॉल्वेंट है, इसका मतलब सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट करेंगे तो 130 प्लस 20 करेंगे मेरे बच्चा, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। तो 150 इंटू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 टू 30, आंसर कितना आ गया, 20%। कितना आ गया मेरे बच्चों, 20%। तो 20% किसका निकल के आया, ये सॉल्यूट का निकल के आया मेरे बच्चों। हाँ, ये सॉल्यूट का निकल के आया है। इसका मतलब अगर सॉल्वेंट का परसेंटेज आपसे कभी पूछ ले इत्तेफाक से, ये स्टार लगा के समझिएगा, अगर आपको सॉल्वेंट का पूछ ले तो सॉल्वेंट का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1% आपने निकाल दिया है, उसको 100 से माइनस कर दीजिए। इसका मतलब सॉल्वेंट परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस सॉल्यूट परसेंटेज, सॉल्यूट परसेंटेज। तो बताइए मेरे बच्चों, सॉल्यूट परसेंटेज कितना निकल के आया, 20, 100 में से माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, 80% आ जाएगा। तो यही आपको सिखाना था कि जब सॉल्यूट परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो जो फॉर्मूला आपको बताया गया आप उसको निकालेगा, और जब सॉल्वेंट परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो सॉल्यूट को निकाल करके 100 से माइनस कर दीजिएगा, सॉल्वेंट परसेंटेज निकल के आ जाएगा। अब ये जो स्टार क्वेश्चन है, इस स्टार क्वेश्चन को समझने की हम कोशिश करेंगे, इसको हम इरेज करते हैं मेरे बच्चों, तब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आप लोगों ने यहां तक की सारी चीजों को समझा होगा, और मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा, और टॉपर्स अड्डा को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करते रहिएगा, क्योंकि बिना आपके लाइक और सब्सक्राइब के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको पूरी 9th क्लास हमारे चैनल पे फ्री पढ़ाई जा रही है, तो आप के सपोर्ट और प्यार के बिना हम अपने इसी तरह की जर्नी को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अपने दोस्तों में इस क्लास को, इस चैनल को खूब शेयर करिए और खूब सब्सक्राइब करिए। तो मेरे बच्चों, जो स्टार क्वेश्चन है हम इसकी बात करते हैं, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इफ 20 ग्राम ऑफ सुगर डिसॉल्व इन 120 ग्राम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। मेरे बच्चों, यहां पे एक्वस सॉल्यूशन बोल दिया है उसने कि सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, इसका मतलब अब हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऐड तब तक करेंगे जब तक हमको सॉल्यूशन का मास या सॉल्यूशन का वॉल्यूम ना दिया हो। इसका मतलब जब हम इसका मास परसेंटेज निकालेंगे मेरे बच्चों, तो मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट होगा, और मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। बताइए मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिखा हुआ है, 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 150 ग्राम, 150 इंटू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 3 जा 5 4 जा, आंसर कितना आएगा मेरे बच्चों, 40/3 आएगा। फिर से करेंगे तो 13.3% आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा हो गया 3 टाइप के क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड आते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपर क्वेश्चन पे, जो वही बच्चा कर पाएगा जो टॉपर होगा। तो ये रहा टॉपर क्वेश्चन, और इसका आंसर मैं चाहता हूं आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर दिखाइएगा। टॉपर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of solution if 20 gram of sugar dissolve in 120 ml of solvent if density of solvent is 1.2 ग्राम पर ml। इस क्वेश्चन को बेटा जरूर करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसने इस क्वेश्चन को कर लिया, इसका मतलब उसको टॉप करने से केमिस्ट्री में कोई नहीं रोक सकता। तो ये था मेरे बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का
कंसेप्ट जिसको आपने बहुत अच्छे से समझा विथ थ्योरी विथ एग्जांपल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो है मेरे बच्चों सस्पेंशन। कि सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन के एग्जांपल कैसे समझेंगे और इसके बारे में समझते हैं। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium। इसका मतलब ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है, लेकिन बहुत बल्क अमाउंट में ये उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। अगर ये डिसॉल्व हो जाता तो मेरे बच्चों ये क्या बन जाता, ये आपका सॉल्यूशन बन जाता। लेकिन सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर और सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब इसमें जो एग्जाम्पल के फॉर्म में जब हम समझेंगे मेरे बच्चों, तो ऑयल प्लस वाटर होता है, क्या होता है, ऑयल प्लस वाटर होता है। सैंड प्लस वाटर होता है, क्या होता है, सैंड प्लस वाटर होता है। चौक प्लस वाटर होता है, हाँ मेरे बच्चों चौक प्लस वाटर होता है। चौक प्लस वाटर, जो चौक पाउडर होता है उसको जब पानी में आप मिलाने की कोशिश करते हो, वो दिखता तो है पूरी तरह से मिल गया है, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं मिलता है, वो कुछ देर बाद सेटल हो जाता है, बैठ जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके मेरे बच्चों, सस्पेंशन के होते हैं। सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टी एक दो लिखी हुई है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या होता है मेरे बच्चों, सस्पेंशन एक हेटेरोजीनस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। अब आप ये सोच के बताइए मेरे बच्चों, जो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का जो साइज था, डायमीटर था, वो 1 नैनोमीटर से कम था। इसका मतलब जो इसका डायमीटर ऑफ पार्टिकल होगा वो 100 नैनोमीटर से क्या होगा, कम होगा। 100 नैनोमीटर से कम, 1 नैनोमीटर से ज्यादा। इसका मतलब जो इसका जो पार्टिकल का साइज होता है बेटा वो 100 नैनोमीटर होता है। कितना होता है, 100 नैनोमीटर। उसका 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसका क्या होगा मेरे बच्चों, 100 नैनोमीटर से कम होगा और 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा। तो ये होता है मेरे बच्चों आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन में आपको लगेगा कि वो पूरी तरह से मिल गया, लेकिन एक्चुअली में मिलता नहीं है, वो कुछ देर बाद सेटल हो जाता है। और यही आपके जितने भी एग्जांपल हैं मेरे बच्चों, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे आपके सस्पेंशन हैं। तो आई होप आपने सस्पेंशन को समझा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को बहुत ही ध्यान समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर और जरूर और जरूर आएंगे। तो मेरे बच्चों कोलाइडल सॉल्यूशन को समझने के लिए हमको इसको पहले कंडीशन को समझना पड़ेगा। अ टाइप ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर वेयर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अनदर सब्सटेंस। इसका मतलब एक दूसरे में मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली में मिल नहीं पाते हैं। ये दिखते तो हैं होमोजीनस, लेकिन एक्चुअली में ये होमोजीनस नहीं होते हैं। यही तो इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेलिंग में आपको पढ़ना है कि ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जो दिखता तो होमोजीनस है, लेकिन एक्चुअली में हमारा भ्रम दूर करता है और साइंस बोलता है बेटा ये हेटेरोजीनस है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि आपका जो मिल्क और वाटर होता है वो एक्चुअली में दिखता है कैसा बेटा, वो सॉल्यूशन होमोजीनस का दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो सॉल्यूशन होमोजीनस का नहीं होता, वो हेटेरोजीनस का होता है। और हेटेरोजीनस में भी बेटा वो क्या होता है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो इसके बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इसको समझिएगा मेरे बच्चों। अ कोलाइडल इज अ हेटेरोजीनस मिक्सचर। जैसे कि मैंने बताया, ये जो कोलाइडल होते हैं, जो कोलाइड्स होते हैं, वो हेटेरोजीनस होते हैं। सेकंड क्या लिखा हुआ है, द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन विथ नेक्ड आईज। ये स्मॉल तो होते हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली पार्टिकल को देख भी सकते हैं। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through it and make it path visible। इसका मतलब जो सॉल्यूशन लाइट को पास आउट कर रहा था, लेकिन सॉल्यूशन में उसका हमको पाथ नहीं दिख रहा था, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें हमको उसके पाथ दिखते हैं। जैसे सोप प्लस वाटर, हाँ मेरे बच्चों सोप प्लस वाटर,
जब आप सोप प्लस वाटर में अंधेरे कमरे में आप उसमें टॉर्च मारते हो तो टॉर्च मारने पे आप में उस कंटेनर में आर पार लाइट जाती हुई दिखाई देती है। तो यही तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। जब आपका रूम अंधेरा होता है और धूल की रोशनी, जो रोशनी आती है, जब वो रोशनी आती है तो उसमें छोटे 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 धूल के पार्टिकल होते हैं, डस्ट के पार्टिकल होते हैं, तो वो भी तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होते हैं। इसका मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में हमको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं जो कि सॉल्यूशन में हमको नहीं दिखते हैं। इसीलिए इसके आगे आगे बताया गया है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज अ कोलाइड इज क्वाइट स्टेबल। हमने कहा ना, ये कुछ प्रॉपर्टी जैसे सिमिलैरिटी टू सॉल्यूशन की लेकर के आता है। सॉल्यूशन के भी तो पार्टिकल आपको नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है, अच्छा सॉल्यूशन के तो पार्टिकल आपके सेटल नहीं होते हैं, सिर्फ सस्पेंशन के सेटल होते हैं, नीचे बैठते हैं। इसका मतलब कोलाइडल के भी जो आपके पार्टिकल पूरी तरह से नीचे नहीं बैठते हैं, वो पूरी तरह से घूमते रहते हैं, मिक्स होते हैं, इसीलिए क्वाइट स्टेबल कहा गया है। पूरी तरह से स्टेबल नहीं होता है, क्वाइट स्टेबल कहा गया है। दे कैन नॉट बी स्प्रेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्टरेशन। मतलब जिस तरह से सॉल्यूशन के पार्टिकल को हम फिल्टरेशन से अलग नहीं कर पा रहे थे, सेम उसी तरह हम इसके भी पार्टिकल्स को, इसके भी सॉल्यूट के पार्टिकल को इससे अलग नहीं कर पाते। लेकिन 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 but a special technique of separation known as centrifugation can be used to the separate of colloidal particles। सेंट्रीफ्यूगरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज हम क्रीम बनाने में करते हैं। तो मेरे बच्चों, जो बेकरी में क्रीम बनती है वो तो मलाई से बनती है, और मलाई को जब हम, मैंने कहा ना, जो आपका मिल्क होता है उसी से तो क्रीम बनती है। तो जब हम उसके पार्टिकल को अलग करते हैं, फैट को अलग करते हैं, तो जो फैट को अलग किया जाता है एक तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, जिसमें इस तरह से पूरा आपका जार चलता रहता है और उसके पार्टिकल, उसके मलाई अलग अलग पूरी जगह पे इकट्ठा होते रहते हैं। उसी को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसका मतलब कोलाइड के पार्टिकल को अलग तो किया जा सकता है, लेकिन एक स्पेशली टेक्निक होती है जिनसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज बेकरी में किया जाता है, मिल्क से क्रीम को अलग करने में, बटर को अलग करने में। ये सारा प्रोसेस आपका क्या होता है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन कहलाता है। तो ये था कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हमको जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है वो एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में समझना है। इसको समझना है क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको बहुत स्पेशली टाइप से समझाया हुआ है। यहां पे मेरे बच्चों एक डिस्पर्स फेज लिखा हुआ है और एक डिस्पर्सिंग मीडियम लिखा हुआ है। ये कंफ्यूजन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन एक्चुअली में जो डिस्पर्स फेज होता है वो एज अ सॉल्यूट काम करता है, और जो डिस्पर्सिंग मीडियम होता है एज अ सॉल्वेंट काम करता है। इसका मतलब जो रोल सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का होता है वही रोल कोलाइडल में डिस्पर्सिंग मीडियम का होता है। जो रोल सॉल्यूट का सॉल्यूशन में होता है वही रोल डिस्पर्स फेज का कोलाइड में होता है। अभी मैंने जब सॉल्यूशन का स्लाइड समझाया था तो मैंने बताया था कि फेज ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फेज ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब सेम कंडीशन कोलाइड्स में भी होगा कि फेज ऑफ कोलाइड्स इज इक्वल टू डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या मैं यहां पे लिख दूं मेरे बच्चों कि फेज ऑफ कोलाइड्स इज इक्वल टू फेज ऑफ डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसा आपका डिस्पर्सिंग मीडियम होगा वैसा ही आपका कोलाइड्स होगा। तो एग्जाम में टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन बन करके आता है मेरे बच्चों। तो एक होता है एरोसोल, एक होता है, नेक्स्ट होता है एरोसोल, नेक्स्ट होता है फोम, नेक्स्ट होता है इमल्सन, नेक्स्ट होता है सोल, नेक्स्ट होता है फोम, नेक्स्ट होता है जेल, और नेक्स्ट होता है सॉलिड सोल। इतने एग्जाम्पल आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। एरो मतलब एयर होता है, इसका मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम इसमें क्या होगा, गैस होगा। तो मेरे बच्चों देखो, गैस यहां भी है, गैस यहां भी है। अब बताओ एरोसोल में अगर लिक्विड हो जाएगा तो फॉग बन जाता है। मैंने कहा था, हाँ कहा तो था, क्लाउड्स हो जाता है।
क्लाउड में पारी होता है तभी तो बरसता है, लेकिन होता कैसा है, वो गैस फॉर्म में होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो क्लाउड जाता रहता है। तो फॉग और क्लाउड और मिस्ट जो होता है मेरे बच्चों, वो एरोसोल का एग्जांपल होता है। एरो का मतलब, जब बस आप सिर्फ ये समझिएगा इसमें एयर है, इसका मतलब जैसा वो दिख रहा है एयर के वजह से दिख रहा है, इसका मतलब डिस्पर्सिंग मीडियम क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, गैस हो जाएगा और वो लिक्विड हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, एक और होता है एरोसोल, दोनों में एयर होगा, दोनों में मेरे बच्चों एयर ही डिस्पर्सिंग मीडियम होगा, लेकिन एक में लिक्विड होगा और एक में सॉलिड होगा। और इसका सबसे एग्जाम्पल फेमस आता है स्मोक, जो कि धुआं, जो हम धुआं बीड़ियों और सिगरेटों में उड़ाते हैं, एक्चुअली में वो स्मोक होता है और स्मोक में छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल होते हैं। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल से जितने भी धुएं निकलते हैं उसमें भी डस्ट के पार्टिकल होते हैं, एक्चुअली में वो कोलाइड्स होते हैं। और कोलाइड्स का कौन सा एग्जाम्पल, एरोसोल होता है। बात करते हैं फोम। कभी अगर आप बार्बर की शॉप पे जाइए तो बार्बर की शॉप पे एक सेविंग क्रीम रखी होती है, ऐसे स्प्रे आउट करता है, उसमें से ढेर सारा फोम निकलता है। तो जो फोम होता है वो लिक्विड होता है, डिस्पर्सिंग मीडियम मतलब उसमें लिक्विड भरा होता है, लेकिन एक्चुअली में जो उसका डिस्पर्सिंग फेज होता है वो गैस होता है। लिखता तो वो लिक्विड है लेकिन उसमें गैस भरी होती है। हाँ मेरे बच्चों, यही समझना है, इसमें ये क्या हो जाएगा, आपका फोम हो जाएगा। अब आता है इमल्शन। बहुत मैंने कहा था कि जो मिल्क होता है वो एक कोलाइड होता है, तो मेरे बच्चों देखो, मिल्क जो होता है वो एक कोलाइड होता है, इसके टाइप्स को इमल्शन कहा जाता है। इसमें लिक्विड और लिक्विड दोनों होता है। आपको पता है कि मिल्क में फैटी एसिड प्लस वाटर होता है, तो फैटी एसिड उसमें एज अ लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व होता है, इसीलिए लिक्विड प्लस लिक्विड का फॉर्मेशन इमल्शन बनाता है। अब बात करते हैं सोल। सोल से आपको सॉलिड याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे बच्चों, सॉलिड याद रखना है। इसका मतलब जो इसमें फेज होगा वो सॉलिड होगा, जो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा वो लिक्विड होगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है मड, कीचड़। कीचड़ एक्चुअली में आपको कैसा दिखता है, एक्चुअली में आपका वो लिक्विड फेज में होता है, लेकिन उसमें जब मिट्टी होती है, जो डस्ट होता है, वो तो आपका सॉलिड होता है, लेकिन जो मड होता है वो एक्चुअली में किस फेज में दिखता है, लिक्विड फेज में दिखता है। फिर होता है बेटा एक फोम होता है। फोम बेटा दो है, एक फोम गैस और लिक्विड का है, एक फोम गैस और सॉलिड का है। तो जो गैस और सॉलिड वाला फोम होता है मेरे बच्चों, उसमें रबर आता है, स्पंज आता है और फोम आता है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हो गए मेरे बच्चों, ये सारे एग्जांपल फोम हो गए, लेकिन एक फोम गैस लिक्विड का होता है, एक फोम गैस और सॉलिड का होता है। तो आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना पड़ेगा। एक होता है जेल, जेल लाइक जेली। जेली, जितनी भी जेलीज होती है, चीज होती है, बटर होती है, वो किस टाइप के कोलाइड्स में मैच करती है बेटा, वो जेल में ऐड होती है। और जेल सॉलिड और लिक्विड के जैसा होता है। वो जेली दिखती तो लिक्विड जैसी होती है, लेकिन जब आप जैम खाते हो तो वो सॉलिड के जैसा होता है, लेकिन जब आप उसको आसानी से ब्रेड के ऊपर लगा देते हो तो एज वो लिक्विड फॉर्म दिखता है। बटर भी उसी तरह होता है मेरे बच्चों। और एक आता है सॉलिड सोल। सॉलिड सोल का मतलब सॉलिड और सॉलिड। इसमें जो एग्जाम्पल आता है बेटा वो जेम स्टोन आता है, मिल्की ग्लास आता है। तो ये था आपके सामने एग्जाम्पल ऑफ कोलाइड। इस स्लाइड से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसको आपको बहुत आसानी से अच्छे से तैयार करना है। अब हम आते हैं अपने लास्ट स्लाइड पे, जो कि हमारे सामने लिखा हुआ है टिंडल इफेक्ट। कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली में जो टिंडल इफेक्ट होता है बेटा, एक स्पेसिफिक फिनोमेना होता है जिसमें जो लाइट होती है वो स्कैटरल होती है। स्कैटर मतलब पास आउट होती है थ्रू अ कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब जो लाइट जब स्प्रेड होती है एक जगह से दूसरी जगह स्कैटरल होती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि उसके लिए जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो कोलाइडल सॉल्यूशन होना चाहिए। इसमें देखिए मेरे बच्चों, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें देखो ये लाइट जाते हुए आपको दिख रही है, इसमें ये लाइट आपको जाते हुए दिख रही है, लेकिन इसमें लाइट आपको जाते हुए नहीं दिख रही है। तो ये मेरे बच्चों आपका सॉल्यूशन हो गया और ये आपका कोलाइड्स हो गया। क्या हो गया, कोलाइड्स हो गया, क्योंकि कोलाइड ही टिंडल इफेक्ट को शो करता है। यहां पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट कभी भी शो नहीं होगा, हमेशा किसमें होगा, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में कोलाइड होगा, और कोलाइड में अभी मैंने बताया कि मिल्क और वाटर, तो इसका मतलब जो मिल्क और वाटर का सॉल्यूशन होगा वो टिंडल इफेक्ट शो करेगा, और जो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होगा वो कभी भी टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेगा। देखो मेरे बच्चों, जो ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, जो बड़े बड़े जो
प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, उसमें से जब सन रेज आती है तो कुछ इसी तरह से एक खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलता है। तो ये जो खूबसूरत सा नजारा होता है इसी को हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो टिंडल इफेक्ट मेरे बच्चों ये था, और यही आपके लास्ट स्लाइड था। आई थिंक आपके एनसीईआरटी में एक चीज और छोटी सी मेंशन दी हुई है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। उसको भी मेरे बच्चों हम आसानी से समझ लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होता है। और जैसी ये स्लाइड खत्म होगी वैसी ये आपकी क्लास खत्म होगी, और इस पूरे एक क्लास में हमने चैप्टर को खलास किया और देखेगा ये फिजिकल और चेंजेस क्या होता है। तो फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, जो रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल हो सके, जो दोबारा लौट सके, और जो दोबारा ना लौट सके वो आपका इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इसमें न्यू प्रोडक्ट बनता है, इसमें न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। लेकिन आपका फिजिकल चेंजेस में नो न्यू प्रोडक्ट, इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट आपका नहीं बनता है, नो न्यू प्रोडक्ट, इसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट आपका नहीं बनता है। ये रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। अब सोचिए आप, हमें बताइए कि जो मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग, मेल्टिंग जब मतलब जब आइस होता है, ऐसे समझिए, जब आइस होता है, आइस जब वो मेल्ट होता है मेरे बच्चों वो वाटर बना देता है, लेकिन जैसे ही वो फ्रीज होता है वो फिर से आइस हो जाता है। इसका मतलब मेल्टिंग ऑफ आइस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग ऑफ वाटर इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल। इसका मतलब वाटर वेपर में चेंज होता है लेकिन ठंडा होने पे फिर से तो वाटर बन जाता है। इसका मतलब ये सारे एग्जांपल किसके हैं, आपके फिजिकल चेंजेस में हैं। तो फिजिकल चेंजेस में क्या क्या आएगा मेरे बच्चों, फिजिकल चेंजेस में मेल्टिंग ऑफ आइस आएगा, बॉइलिंग ऑफ वाटर आएगा, कंडेंस ऑफ वाटर आएगा, फ्रीजिंग ऑफ वाटर आएगा। तो ये सब सारे एग्जांपल किस में आएंगे मेरे बच्चों, कटिंग ऑफ पेपर आएगा। तो ये सारे एग्जांपल किस में आएंगे मेरे बच्चों, ये सारे एग्जांपल आपके फिजिकल चेंजेस में आएंगे। और केमिकल चेंजेस में क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल का मतलब जो कभी ना लौट करके आ सके। अगर एक बार पेपर जल गया तो बर्निंग ऑफ पेपर इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंजेस। बस इसमें सोचना है कि जो लौट के आ सके वो केमिकल चेंजेस, जो लौट के ना आ सके वो फिजिकल चेंजेस। तो बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को जलाने के बाद दोबारा आप उस पेपर को नहीं पा सकते तो केमिकल चेंजेस। डाइजेस्टिव ऑफ फूड, अगर एक बार आपका फूड डाइजेस्ट हो गया तो दोबारा उस वो रॉ मटेरियल फॉर्म में नहीं आ सकता। रिपिंग ऑफ फ्रूट, अगर एक बार आपका फ्रूट पक गया तो दोबारा वो कच्चा नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इसका मतलब अगर आपका एक बार मैग्नीशियम जल गया तो कभी भी वो आपका नहीं हो सकता। बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल और मेल्टिंग ऑफ कैंडल में फर्क होता है मेरे बच्चों। जो बर्निंग ऑफ कैंडल होता है वो जलती है, उसका थ्रेड जलता है, और थ्रेड अगर एक बार जल जाएगा तो कभी भी वापस वो थ्रेड नहीं आएगा। लेकिन मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को जितना भी मेल्ट करोगे वो मेल्ट होने के बाद फिर से आपका क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, वो आपका फिर से वैक्स ही बनेगा। तो ये था पूरा आपका चैप्टर इस मैटर अराउंड अस प्योर, और इसी के साथ आपका ये क्लास खत्म होता है और थैंक यू बोलने का समय आ गया है। और हमने देखा कि इस पूरे लेक्चर में हमने एक लेक्चर में पूरे चैप्टर को खलास किया, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि इस एक चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप उसको बहुत ही आसानी से अपने एग्जामिनेशन में करोगे और पूरे के पूरे नंबर इस चैप्टर से लाने की कोशिश करोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं मुस्तफा अनवर आपसे विदा चाहता हूं। तब तक के लिए इस चैनल को, मुझे और इस चैनल को प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। दिस इज योर होस्ट मुस्तफा अनवर। अगेन एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।